नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हमने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के पर्पज़ से मैथ्स की स्टार्टिंग की है। बहुत सारी इंक्वायरी थी, बहुत सारे कमेंट्स थे, मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, है ना। और लोगों का कहना यह है कि टीच टेक पर आप पूरा कंप्लीट मैथ्स, पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड टोटल कंप्लीट करा दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि टीच टेक पर फ्री ऑफ कास्ट पूरा टोटल पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, लास्ट चैप्टर तक पहुंचेंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेल्प करनी पड़ेगी कि भैया सबको, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है, सब पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करिए, है ना। और हमने पिछली क्लास में ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, नंबर सिस्टम, एक बड़ा चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि पूरे मैथ्स की बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। मतलब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें संख्या पद्धति की कुछ ना कुछ बात ना की जाती हो। संख्या पद्धति का यूज सभी जगह होता है, हर चैप्टर में होता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को स्ट्रांग करना है। जितना स्ट्रांग करोगे उतना मैथ्स में मजा आएगा, मैथ्स को एंजॉय करेंगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था कि अंक क्या होता है, संख्याएं क्या होती है, इसके साथ में संख्या पद्धति के प्रकार कि हम जो मैथ्स में संख्या पद्धति पढ़ते हैं, कौन से टाइप की संख्या पद्धति पढ़ते हैं। तो ये 4 टाइप की संख्या पद्धति है हमारे पास में। तो जिसमें से 3 टाइप की जो संख्या पद्धति है वो सामान्यतः कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में उपयोग में लाई जाती है। और मैथ्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो दशमलव संख्या पद्धति है, दशमलव संख्या पद्धति। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने पिछले क्लास में समझा था। दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, जिसका आधार 10 हो, दशमलव संख्या पद्धति होती है। मूल्यांकन मान और स्थानिक मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमने फेस वैल्यू और इससे रिलेटेड किए थे, ठीक है ना। अब इसके बाद संख्याओं के प्रकार, यहां से होता है नंबर सिस्टम स्टार्ट। तो संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, इसीलिए इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंबल्स भी याद होना चाहिए आपको। और प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 और डैश 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 इनफाइनाइट तक होगी, कभी खत्म नहीं होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें नहीं मालूम, ठीक है। और हर प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर 1 का होता है। इसमें 1 को प्लस करेंगे तब अगली प्राकृत संख्या आएगी, इसमें 1 को प्लस करेंगे तो अगली प्राकृत संख्या आएगी, 1 को प्लस करेंगे तो अगली प्राकृत संख्या आएगी। क्रमागत का मतलब कंजिगेटिव, कंजिगेटिव का मतलब लगातार। लगातार कोई भी 2 प्राकृत संख्या अगर आप ले लेते हैं तो इनका अंतर जो होता है वो 1 का होता है, ठीक है ना। ये बातें दिख रही है, मतलब ऐसा रटने वाली बातें नहीं है। कई बच्चे वही चीज़ों को रटना चालू कर देते, दिखाई दे रहे भाई गिनती की संख्या है तो हर क्रमागत संख्या के बीच में 1 का अंतर रहेगा। सबसे छोटी दिख रही है, सबसे बड़ी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। इसके बाद में होल नंबर पढ़ा था हमने, है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। और होल नंबर क्या होता है, तो यही कि यही प्राकृत संख्या ही होगी, इसलिए लेकिन इसमें एक होल आ जाएगा। जो प्राकृत संख्या है वही की वही पूर्ण संख्या भी है, लेकिन इसमें एक होल आ जाएगा। होल आ जाएगा मतलब 0 भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल, शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। परिभाषा में कोई दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स को I से डिनोट किया जाता है, पूर्णांक जिसको बोला जाता है। पूर्णांक नाम से क्लियर है ना, I से या Z से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये सारा रिवीजन आपको करते हुए चलना है, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऐसे 4 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था। ये पूर्णांक में भी क्या होता है कि ये सारी संख्याएं तो रहती ही रहती है, ये सारी संख्या तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इन्हीं संख्याओं की ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। जो प्राकृत संख्या थी -1, -2, -3,
-4 -5 और डैश डैश डैश, इसी प्रकार से इधर भी और इधर भी। कुल मिला के जो ये पूर्णांक है, यहां से इधर ये क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। ये वाली क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्लियर दिखाई दे रही है। ये क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होती है। हाँ बिल्कुल सही है। शून्य क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, न तो धनात्मक की कैटेगरी में आता है न ही ऋणात्मक की कैटेगरी में आता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर हम इतना बात करें, अगर इसमें शून्य को शामिल कर दे तो अऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है इसको। जो ये पूर्ण संख्या बन गई ना, ये इसको अऋणात्मक पूर्णांक भी बोला जाता है। और ये जो शून्य को इधर शामिल कर दिया जाए तो ये अधनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ये चारों बातें आपको मालूम होना चाहिए, पिछली क्लास में बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक हमने समझ लिया। कुल मिला के अभी तक हमने ये पूर्ण संख्या समझ चुके हैं, हम पूर्णांक भी समझ चुके हैं। अभी तक हम क्या क्या समझ चुके, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि भैया प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। ये तीनों चीजें हम समझ चुके हैं। अब इसके आगे की बात है बड़ी मजेदार, बहुत ही मजेदार है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते। देखिए होता क्या है, कई बच्चे क्या ढूंढना चालू कर देते कि सर आपने पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बस यही पर आप मिस्टेक कर लेते हैं। आई बात समझ में? जिसका सिलेक्शन होता है वो ऐसा ढूंढना बंद कर देता है। वो तो एक तरफ से पूरा बेसिक बनाते बनाते अपना पिल्लर मजबूत करता है वो, और पिल्लर मजबूत करने के बाद में फिर बड़ी बड़ी समस्याएं भी अगर रहे तो वो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। जितना आपका बेसिक क्लियर रहेगा उतना बेस मजबूत होते चलेगा, ठीक है ना। तो बेस मजबूत होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझना अब इन बातों को, क्यों, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो संख्याओं के प्रकार है ना, मैं अगर बोलूंगा कि दुनिया में कोई भी संख्या है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी, जो आपकी मर्जी हो, जो भी संख्या है, कोई भी संख्या को उठा लो आप, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो गारंटी है कि सम्मिश्र संख्या होगी। क्या होगी? सम्मिश्र संख्या। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्या है सारी की सारी सम्मिश्र संख्याएं होती है। और जब सारी की सारी सम्मिश्र संख्या, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी संख्या उठा लो। अब ये जो सम्मिश्र संख्या है ना, वो हो सकता है कि वो वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर बोला जाता है, रियल नंबर्स। इंग्लिश में भी लिखते चलता हूं और आपको भी क्या होता है, ये बड़े कॉमन से नाम है, ये सारे नाम आपको मालूम होना चाहिए। और या तो फिर काल्पनिक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? काल्पनिक संख्या। अब आप बोलोगे कि सर हमने काल्पनिक संख्या के बारे में अभी तक नहीं सुना, और नाम भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। और सारे नंबर ये क्या होते हैं, ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या को सामान्यतः जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड के द्वारा, ठीक है। आप बोलोगे कि उसको भी तो जेड से प्रदर्शित किया जाता है, किसको? पूर्णांक को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है इसको, लेकिन जब भी जेड से प्रदर्शित करेंगे तो बोला जाता है कि यह सम्मिश्र संख्या है। या तो फिर सी से भी प्रदर्शित किया जाता है, सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जेड से भी किया जाता है इसको प्रदर्शित, ठीक है ना। ज्यादा इसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पूरा जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज यहां पर हम छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो जाए कि भाई अब इसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ चीज़ें फिर आपको ऐड होते जाएगी। 100% तो कभी होता ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे थे कि संख्याओं के प्रकार में आपने 100% पढ़ा दी, ये अनंत है, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मतलब अनंत है, पढ़ाते जाएंगे जीवन भर एक ही चैप्टर खत्म नहीं होगा, इतना
डिटेल में, तो कुछ रोल आपका भी होता है इसमें, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, कुछ कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आपके पास जुड़ते जाएंगे और आपका स्ट्रांग बेस बनते जाएगा। और भी तो वास्तविक संख्याएं होती है। अब दुनिया में कोई भी संख्या उठा लो तो वो वास्तविक संख्या रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना, या तो फिर काल्पनिक संख्या रहेगी। चलिए ठीक है। अब वास्तविक संख्या कैसी होती है भाई, वास्तविक संख्या कैसी होती है? तो या तो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, या तो फिर अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसको बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक, इसको प्रदर्शित किया जाता है Q से और इसको प्रदर्शित किया जाता है T से, सामान्यतः T से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो Q से प्रदर्शित किया ना, आप बोलोगे कि सर ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, ये परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है तो इसको R से प्रदर्शित कर दो ना। नहीं, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया इसको R से प्रदर्शित नहीं करती है। R से प्रदर्शित किसको करती है? वास्तविक संख्या को। क्यों? क्योंकि इसको रियल नंबर बोला जाता है। तो रियल नंबर क्या है? इसके लिए रिजर्व हो गया ना, रियल नंबर इसके लिए रिजर्व हो गया, ठीक है। तो इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप सोचोगे कि Q से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? सारे कारण मालूम होना चाहिए भैया हमें। Q से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्यों? क्योंकि Q का मतलब होता है कोशेंट, 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 कोशेंट का मतलब इंग्लिश में कोशेंट बोला जाता है। कोशेंट कब बनता है? जब रेशियो रहे, रेशियो से कोशेंट बनाया, कोशेंट से इसको Q से प्रदर्शित किया। अनुपात, अरे अनुपात जैसे 3/5, 3/5, 3/5 का मतलब 3:5 है, एक अनुपात के रूप में लिखा हुआ है या भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो 3:5 का मतलब क्या हो गया? एक भिन्न के रूप में यहां पर लिखा हुआ है। तो ये परिमेय संख्या कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में जाती है। तो याद रखो कि पहली बात तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले इस बात को समझते फिर उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं अभी यहां पर चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये चार्ट कोई यहां पर पूरा कंप्लीट हो इसकी गारंटी नहीं है। बहुत बड़ा चार्ट बनेगा और एक एक चीज के बारे में जब समझाते जाएंगे तो ये बोर्ड भरते जाएगा, चार्ट हमारा कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। अभी यहां पर देखना परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। तो मैं परिमेय संख्या को अलग जगह आपको बता देता हूं पहले कि ये परिमेय संख्या क्या होती है, और आप इसको नोट करना अलग से। ये चार्ट को तो तैयार होने दो, ठीक है, और परिमेय संख्या को अलग से समझते हुए चलो। और परिमेय संख्या में दुनिया भर के डाउट रहते हैं बच्चों को। परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं मैं, ठीक है। अभी याद देखना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या, परिभाषा बड़ी सिंपल है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में? P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर याद रहे कि जो हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली है, और यहीं पर नहीं, दुनिया में कहीं पर भी। अरे आप मैथ्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी भी जैसे 3/0 ये ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि ये अपरिभाषित होता है। 3/0 का मान अपरिभाषित होता है, कोई इसका मान नहीं बता सकता कितना होगा, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। तो याद रखना कि मैथ्स में कभी भी हर में शून्य नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल दिमाग में भर लो अच्छे से कि हर में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अंश में कुछ भी हो सकता है, अंश में कोई दिक्कत नहीं है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q क्या है? Q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q जो रहेगा ना, ये क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो साधारण भाषा में लिखता हूं मैं, P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। ये क्या है?
पूर्णांक है। थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इसको समझने के लिए परिमेय संख्या को, है, लेकिन लाइफ टाइम कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। जानते सभी लोग हैं, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक कुछ लोग ही जान पाते हैं। और जो जल्दबाजी मचाता है, जो जल्दबाजी, सर मुझे तो 1 घंटे में पूरा संख्या पद्धति पढ़ा दो, 2 घंटे में पढ़ा दो, 3 घंटे में पढ़ा दो, हाँ पढ़ा भी देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो डिटेल है, विस्तार है, वो विस्तार पूर्वक नहीं कर पाएंगे ना, और उसी का नुकसान होता है कि जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मैं पहले तो क्या करता हूँ, पूर्णांक को लिख देता हूँ। मैं पूर्णांक होते क्या है इस बात पर फिर से आ रहा हूँ। मैं पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इस बात पर फिर से आ रहा हूँ। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा अंक। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था ये पूरा विस्तार पूर्वक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, चाहे 0 हो, चाहे धनात्मक कोई भी संख्या हो, चाहे ऋणात्मक कोई भी संख्या हो, चाहे ऋणात्मक कोई भी संख्या हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश डैश। ये मत समझ बैठना कि इधर एक खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, तो इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। इधर भी ये कभी खत्म नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा, कम होते 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 कम होते होते कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। आई बात समझ में। अब परिमेय संख्या को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से समझने के लिए आपको ये इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q का मान यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहां पर यह लिखना बहुत जरूरी था मुझे। क्यों क्यों जरूरी था? क्यों? क्योंकि आप यहां पर बोल रहे हैं कि P और Q का मान क्या है, पूर्णांक है। मतलब आपने बोला कि Q का भी मान क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में तो 0 भी होता है ना, तो आप सोचोगे कि 0 भी लिख सकते हैं आप नीचे, इसलिए इसको लिखना जरूरी था अलग से, ठीक है। हाँ, अब सुनो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको ऊपर लिख देता हूं। कुछ परिमेय संख्या बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ परिमेय संख्या बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये डिवाइड वाली लाइन खींच दी मैंने। ऊपर कुछ लिखूंगा और कुछ नीचे लिखूंगा। ऊपर क्या लिखूंगा, ये पूर्णांक में से कोई भी संख्या लिख दूंगा मैं, कोई भी ऊपर कोई भी संख्या लिख सकता हूं मैं। जैसे 7 लिख दिया, आप बोलोगे 7 तो ही नहीं आएगा ना, आगे जाके 7 भी आएगा। और नीचे भी आप चाहे जो भी संख्या लिखना चाहे, कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। मैंने 3 लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या है। और देखता हूं मैं ऊपर कोई भी पूर्णांक लिख देता हूं, कोई भी -3, और नीचे कोई भी पूर्णांक लिख देता हूं 5। ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको संतुष्ट कर रहा, इतनी बात को संतुष्ट करना चाहिए तो वो पूर्णांक बन जाएगा, मतलब परिमेय संख्या बन जाएगी। देखना फिर से और एक बार, मैंने एक लाइन खींची, मैं ऊपर कोई भी संख्या लिख देता हूं और नीचे कोई भी संख्या लिख देता हूं, 0/8। हालांकि इसका मान 0 ही होता है, तो ऊपर तो 0 लिख सकते ना, P के जगह 0 लिख सकते, लेकिन Q के जगह 0 नहीं लिख सकते, मतलब हर में 0 नहीं लिख सकते। बस इतनी बात याद रखना। 11/0 भैया ये नहीं है, ये तो गणित में ही अलाउ नहीं है, कोई मैथ्स में ही अलाउ नहीं है। हर में मतलब ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूरे दुनिया में कहीं पर भी मैथ्स में ये 0 हर में अलाउ ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बताओ क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों ये अलाउ नहीं है भाई? इसलिए ये अलाउ नहीं है कि जैसे मान लिया जाए मैंने 11/0 लिख दिया, 11/0 लिख दिया, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 11/0 का मान कितना होता है। तो 11 को 0 से भाग देके देखता हूँ। 0 7 0 बच गया 11 का 11 ही, 0 9 0 बच गया 11, 0 8 ही 0 0 8 ही 0 बच गया फिर 11। ये कभी खत्म होगा क्या? शेषफल तो हमेशा बचेगा ही बचेगा। और यहाँ पर संख्या जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा।
तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। मैंने 11 को शून्य से भाग दिया तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, इसलिए तो अपरिभाषित है ना। और बता सकते तो परिभाषित है। जिसका आंसर आ सकता है वो परिभाषित है, और जिसका आंसर ही नहीं आ रहा तो वो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। बस इतनी सी बात है ना, ये बात याद रखना। ये सब परिमेय संख्या है। हाँ, अब -8 डिवाइडेड बाय -3 ये परिमेय संख्या है। हाँ है, माइनस से वैसे भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी है परिमेय संख्या। 5 ये परिमेय संख्या है क्या। तो आप बोलोगे कि इसका हर तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हर नहीं है तो हर में तो 1 लिखा जा सकता ना, 5/1। हाँ परिमेय संख्या है यहाँ पे, है, लिख के देखो ना परिमेय संख्या। अच्छा ये बताओ, वर्गमूल 3/2 ये परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है क्या। तो आप बोलोगे कि हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्या बोल रहे हो, आपका क्या मानना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चेक करो ना भाई, चेक करो। कैसे चेक करेंगे, जो हर में शून्य नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है, चल गया काम। और P और Q के जगह पूर्णांक आना चाहिए, यहां पर भी पूर्णांक आना चाहिए, यहां पर भी। ये पूर्णांक है, हाँ है ना पूर्णांक, 2 पूर्णांक है ना। वर्गमूल 3 पूर्णांक है क्या, नहीं है। अरे वर्गमूल 3 कहाँ पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक थोड़ी है। वर्गमूल 3 है क्या, इस संख्या रेखा पर तो कहीं दिख ही नहीं रहा वर्गमूल। हाँ अंदर दबा हुआ, लेकिन पूर्णांक जो लिखे पूरे पूरा अंक, ये पूरा पूरा अंक दिखाई दे रहा क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब बात समझ में आएगी ना। 3.7 ये परिमेय संख्या है क्या, 3.7 परिमेय संख्या है क्या। तो आप बोलोगे कि उस रूप में तो है ही नहीं है। अरे उस रूप में नहीं है तो आपको तो हटाते तो आता है ना दशमलव। दशमलव का 1 और दशमलव के बाद में जितने भी अंक है उतने शून्य लगा दिया जाता है, ऊपर का दशमलव हटा दिया जाता है। तो 37/10 ये परिमेय संख्या है क्या, हाँ। क्यों, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। आया समझ में, दोनों पूर्णांक है। 10 भी तो है ना, इसमें आगे जाके 10 मिलेगा आपको। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो मेरे ख्याल से परिमेय संख्या वाली बातें समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है। 2/वर्गमूल 6 ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, जबकि दोनों पूर्णांक का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं थी। चलिए, मेरे ख्याल से परिमेय संख्या आ चुकी है आपको समझ में। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, के रूप में न हो, जहां पर Q का मान शून्य नहीं है और P और Q क्या है, पूर्णांक है। मतलब ऐसा होने के बाद इस रूप में नहीं लिखा जा सकता इसको। देखिए फिर से और एक बार, जैसे मान लिया जाए कि वर्गमूल 7/2 ये पूर्णांक है क्या, क्या नहीं, और ये है क्या, हाँ। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए क्या होना जरूरी है कि ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो परिमेय संख्या बन जाती है, और ऐसा नहीं है तो अपरिमेय संख्या। कई बच्चे ये समझते हैं कि जो वर्गमूल के अंदर लिखी होती है वो सारी अपरिमेय संख्या है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10 और डेज डेज डेज। हाँ ये बात सही है,
इससे पहले क्या था, वर्गमूल 1 है, वर्गमूल 1 तो लिखा ही नहीं मैंने, वर्गमूल 4 भी था, वर्गमूल 9 भी था, ये छोड़ दिया था मैंने। है 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को 1/1 लिखा जा सकता है ना। तो ये परिमेय संख्या है। हल करने के बाद में पता चला कि ये परिमेय संख्या है। ये वर्गमूल 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। ये इसको लिखा जा सकता है 3 और बटे 1 लिखा जा सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो याद रखना, जिसमें वर्गमूल गायब हो जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग के रूप में संख्या लिखी हो अंदर, वो परिमेय संख्या होती है। नहीं आया क्या समझ में? इसका वर्गमूल गायब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अरे वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा क्या 2? नहीं निकलेगा। ये 3 निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अब आप सोच, ये तो मालूम होगा ना कि कब निकलता है। जैसे मान लिया जाए 16 है मेरे पास में, कितना 16 वर्गमूल, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की जोड़ियां बनाओ, ये एक जोड़ी बन गई और एक जोड़ी ये बन गई, तो कितना हो गया 2 गुणित 2 और कितना हो गया 4। ऐसा बाहर निकलता है। जिसकी जिसकी जोड़ी बन के बाहर निकल जाएगा वो बाहर रह जाएगा, बाकी अंदर रह जाएगा। जैसे मान लिया ये वर्गमूल 8, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणित 2 गुणित 2। जोड़ी बनाओ, जोड़ी 2 की जोड़ी बन के बाहर निकलेगा, 3 वाली मत निकाल देना, तो ये बाहर निकल जाएगा 2, और इसकी बेचारे की जोड़ी नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो 2 वर्गमूल 2, इसका मान कितना है 2 वर्गमूल 2। पूरी तरीके से वर्गमूल गायब हुआ क्या? नहीं हुआ, इसीलिए तो 8 जो है वो अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल गायब नहीं हुआ। आया समझ में? एक्चुअली ये जो वर्गमूल है ना, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जैसे वर्गमूल मैंने 8 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 8 की घात 1/2। ये जो चिन्ह है ना, ये वाला जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह का मतलब होता है घात 1/2। आई बात समझ में? घात 1/2। जैसे मान लिया जाए 16 लिखा हुआ, 16, तो 16 की घात कितनी है 1/2, और 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 4, और इसकी घात क्या है 1/2। देखिए ना, 16 की पावर 1/2। अब घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाता है, तो 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2, यानी कि कितना हो गया 2 गुणित 2 यानी कि 4। आया आंसर? अरे बात समझ में आई? जब भी ये ऐसा चिन्ह लिखा रहे तो आप समझ जाना कि इसकी पूरे की घात कितनी है, 1/2 है, 1/2। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार, तो 2 की घात 4। और घातों पर है, घाते तो घातों का गुना हो जाता, तो एक से कैंसिल हो गया, तो 2 बच गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 4। इसीलिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो कई मैथ्स है ना भाई, आप कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, इतनी बात समझ में आ गई। और भी होती है क्या अपरिमेय संख्या? और भी अपरिमेय संख्या होती क्या? अरे दुनिया में कहीं पर भी आपको अपरिमेय संख्या दिखे तो पहचान में आ जाना चाहिए आपको कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। हैं? देखना, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5 और करनी में 3 लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए पहले। तो आप बोलेंगे कि 5 की घात 1/3। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो करनी है ना, करनी में 3 लिखा हुआ है, तो बात तो इसी की जैसी हो गई ना। यहां पर करनी में 2 लिखा था, मतलब 2 नहीं भी लिखा तो 2 है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना 5, तो इसका मतलब यहां पर भले 2 नहीं लिखा है, 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 5 की घात 1/2 होता है इसका मतलब। अगर ऐसा लिखा है तो 5 की घात 1/3। मुझे एक बात बताइए कि ये खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, जैसे ऐसा लिखा हुआ है 3 और यहाँ 125 ऐसा लिखा हुआ, आप क्या करेंगे, यहाँ करनी में 3 लिखा है और 125 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5, 50 25, 25 पंचे 125 है ना। यहां पर 3 लिखा है ना, तो अब 3 की जोड़ियां बाहर निकालना चाहिए। देखिए तो कितना हो जाएगा 5, ये 3 की जोड़ी बन के बाहर निकल जाएगा।
आ गई बात समझ में? तो अगर अब ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, ये बाहर निकल गया ना भाई, ये 5 बन गया ना, तो परिमेय संख्या बन गई। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये याद रखना, ये बात मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे जानते हैं कि ये भी अपरिमेय संख्या हो सकती है। देखिए अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया यहाँ 3 लिखा है, चलो मैं 4 लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 64 लिखा हुआ। कितना लिखा है? 64। अब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये मुझे पता करना है। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो वर्गमूल का चिन्ह है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए। ये खत्म अगर हो गया तो परिमेय संख्या है, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या। पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। अब करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए करनी में कितना लिखा है? 4। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 6 बार आ गया ये। यहां पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो 4 4 की जोड़ियां बनेंगी, 1 2 3 4। दूसरी 4 की जोड़ी बन रही क्या? नहीं बन रही है। तो ये जो जिसकी जोड़ी बन गई वो बाहर निकल जाएगा। ये 4 की जोड़ी का एक ही बाहर निकलेगा। 2 2 की जोड़ी बन गई और उतना बाहर निकल जाएगा और बाकी का अंदर ही रह जाएगा। ये 4 और यहां पर कितना? 2 गुणित 2। कुल मिला के इसको लिखा सकता 2 करनी में 4 और यहां पर 4। ये वर्गमूल का चिन्ह गायब हो गया क्या? नहीं हुआ। तो ये अपरिमेय संख्या है। याद रखना, अगर मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 70% बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। और जबकि है कुछ नहीं रखा है इसमें, तुरंत अब बेसिक मालूम है आपको, जड़ मालूम है तो सारी चीजें बन जाएगी। नहीं मालूम जड़ तो यहीं पर अटक जाएगा काम। फिर बोलेंगे पेपर टफ आया। अरे पेपर टफ आया, आपने कितना पढ़ा, आपकी गड़बड़ी है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? कि जिसमें से ये चिन्ह गायब हो जाए, चाहे यहां करनी में 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे। जो पाई है ना, पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। भैया मेरे पाई का मान जो होता है 22/7 नहीं होता है, इसका ये जो मान होता है लगभग होता है, लगभग। ये अपरिमेय संख्या मतलब यानी ये लगभग मान होता है। कुल मिला के आप इसका ओरिजिनल मान निकालोगे तो चलते जाएगा, भाग देते जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा और इसका मान आते जाएगा। आर्यभट्ट जी ने दशमलव के 4 अंकों तक का सबसे पहले विश्व में सबसे पहले मान दिया था, 4 अंकों तक, आर्यभट्ट जी, है ना। और इसके बाद में फिर कई लोगों ने दिया। ठीक है, आप कैलकुलेटर भी में अगर डालेंगे कि पाई का मान कितना होता तो दशमलव के बाद में कुछ कुछ अंक दे देगा, लेकिन वो उतना भी नहीं, वो तो असीमित तक आते रहता है, इसलिए इसको अपरिमेय श्रेणी में रखा गया है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो वर्गमूल लगा ही नहीं है। वर्गमूल नहीं लगाया तो फिर उसमें अपरिमेय संख्या में और एक कॉन्सेप्ट छुटा हुआ है। जो दशमलव वाली जो संख्या होती है ना, वो अशांत और अपुनरावृत्ति वाली होती है। नहीं आया ये समझ में? ठीक है, सुनो पहले अब बात को। एक्चुअल मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया ये अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। एक एक्सपोनेंशियल भी होता है, ई होता है। तो ई का भी मान जो होता है 2 दशमलव कुछ 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 आते रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये एक कांस्टेंट है, लेकिन अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। ये सब अपरिमेय संख्या है, तो इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत क्या है? तो इनकी खासियत बताता हूं मैं आपको, अब सुनिए जरा। और ये खासियत अगर आपने समझ ली ना, तो जीवन में कभी भी आप अपरिमेय संख्या को भूलोगे नहीं कि भैया ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये देखिए मेरे पास में कैलकुलेटर है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर ले लिया मैंने। अब मैं इस कैलकुलेटर में पहले तो कैलकुलेटर निकालता हूँ और ये कैलकुलेटर चालू हो गया, उसको आड़ा कर देता हूँ, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाएगा। क्या बनेगा? साइंटिफिक कैलकुलेटर।
वर्गमूल 2 का मान लिखने की कोशिश करता हूँ, चश्मा लेना पड़ेगा, है ना, इतनी बारीक अक्षर मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इतना छोटे अक्षर है इसमें। वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का मान कितना दिखा रहा है कैलकुलेटर देखता हूँ मैं। 1.4142135623 डैश डैश डैश। ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इसमें, है? मैं पाई का मान निकालने की कोशिश करता हूँ। कहा गया यार पाई 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 दिया है कि? हाँ दिया है ना, पाई डायरेक्ट। पाई का मान होता है 3.14152653539 डैश डैश डैश। कभी ख़त्म नहीं होगा ये, आगे चलते रहेगा चलते रहेगा। वर्गमूल 3 का मान निकालता हूँ, वर्गमूल 3 का मान आप भी निकाल के देखना, मैं इसकी अभी खासियत बताऊंगा। 1.7325080757 डैश डैश डैश। हाँ ये हो गया। और घात 1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। ये इसका भी मान निकालने की कोशिश करता हूँ। 64 का 64 की घात कहाँ है भैया? इसमें घात वाला यार चिन्ह कहाँ गया? घात वाला चिन्ह था इसमें। इसकी घात, हाँ घात कितनी है इसकी? घात इसकी घात कितनी है? 1 मिनट। इसकी घात इसकी पावर कितनी है? पावर कितनी? 1/4 1/4 1/4। अरे यार ये टाइम लग रहा। 1/4 कोशिश करता हूँ मैं निकालने की। हाँ नहीं गड़बड़ हो गई, ये नहीं बता पा रहा, या ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुल मिला के इसका भी मान अगर मैं निकालूंगा ना तो ये ऐसे ही आएगा, ऐसा कुछ आएगा, डैश 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 ऐसा आएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा फंक्शन उसके। तो यहाँ पर देखिए, ये जितनी भी अपरिमेय संख्या है ना, ये जितनी भी अपरिमेय संख्या है, ये ई का भी मान लिख दूँ क्या मैं? ई का भी मान लिख देता हूँ ना। ई का तो मान डायरेक्ट दिया जाता है इसमें। ई हाँ ना, ई की पावर 1। हाँ ई का मान कितना है? ई का मान है 2.2182818284 और डैश डैश डैश। ये कभी ख़त्म नहीं होता है। आया समझ में? कहने का मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखो आप, ये सारे मान, जितने भी मान है ना, ये सारे मान, चाहे ऐसा क्यों ना हो, यानी कि 3 की घात 1/16, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये वाला चिन्ह खत्म नहीं हो सकता है, खत्म नहीं होगा है, ये भी अपरिमेय संख्या। अरे अनंत अपरिमेय संख्या है भाई। मेन तो लॉजिक आपको पकड़ना है कि ये अपरिमेय संख्या कब बोलेंगे अपन, ठीक है ना। अब सुनिए, ये सारी संख्याओं की एक विशेषता है। एक तो क्या है, ये दशमलव के रूप में है, दशमलव के रूप में है। और लेकिन दशमलव के रूप में कैसा है? अशांत दशमलव है। देखिए इसके बाद जो आ रहा ना, ये अशांत दशमलव है। कौन सा है? अशांत। अशांत क्यों बोल रहा हूं मैं? ये शांत नहीं हुआ, दशमलव के बाद में चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, कभी खत्म नहीं होगा, चलते जाएगा। अरे ये तो बहुत कम संख्या लिखी, और आते जाएगी आते जाएगी। मैं अगर कंप्यूटर से निकालूंगा तो ये बहुत सारी संख्याएं मिल जाएगी मुझे, कभी खत्म नहीं होगी। अशांत, डैश डैश लगाया ना मैंने, अशांत दशमलव। और अपुनरावर्ती, अपुनरावृत्ति। अशांत मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और अपुनरावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग।
कभी खत्म नहीं होगी और ये पुनरावर्ती भी नहीं होगी। जैसे यहां पर देखिए 8 2 आया, फिर 8 1 आ गया, फिर 8 2 आया, फिर 8 4 आ गया, फिर 6 आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि पुनरावृत्ति हो रही, जैसे 3.5454545 कंटिन्यू। यहां पर क्या हो रहा कि 3.54 5 4 क्या हो रहा, बार बार आ रहा, बार बार आ रहा है, बार बार हर बार 5 5 4 5 4 5 4 ऐसा आ रहा। तो जो बार बार आता है उस पर बार लगा दिया जाता है। ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे अंकों को, ऐसी संख्याओं को ऐसा लिखा जाता है। जो चीज बार बार आती है, दशमलव के बाद की संख्या जो बार बार आती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। ये क्या है, अशांत दशमलव है। और पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। और जब पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या। और ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या बोली जाती है, अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपरिमेय संख्या अब आज के बाद चाहे इस रूप में हो, जो सर्कल बनाया मैंने इस रूप में हो तो भी पहचान लोगे, और इस रूप में हो तो भी पहचान लोगे। इसमें क्या पहचान होती है, इसमें पहचान होती है कि भैया ये अशांत दशमलव होता है। पहले तो दशमलव के रूप में अगर कोई संख्या दी है, आपसे पूछा जाए कि चलो ये दिया ही नहीं है इधर, बताओ ये वाली संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप देखोगे कि अच्छा दशमलव में शांत तो नहीं हुआ ना, नहीं है, अशांत है। जब पुनरावृत्ति हो रही क्या, नहीं हो रही है। जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो अपरिमेय संख्या, और पुनरावृत्ति हो रही है तो परिमेय संख्या। बस इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखना है। आया समझ में? चलिए, मतलब अभी तक हमने केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझा है। अब सुनिए, क्योंकि ये टेबल जाएगा थोड़ा सा बड़ा, ये टेबल जाएगा थोड़ा सा बड़ा, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो समझ ली है ना। इसको हटा देता हूं, मैंने पीपीटी पे बड़ा सजा के बनाया था इसको, है। चलिए, अब परिमेय संख्या जो होगी ना वो कौन सी हो सकती है, तो परिमेय संख्या प्राकृत संख्या भी हो सकती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो सकती है। क्यों? जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 ये प्राकृत संख्या होती है। तो इसको P/Q के रूप में कहाँ लिखा है, नहीं लिखा ना, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। सबके बटे में 1 लगा दिया। ये देखो कितना बढ़िया परिमेय संख्या बन गई है, सारी की सारी बन गई कि नहीं? हाँ बन गई। पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। सारी की सारी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको होल नंबर बोला जाता है, ये भी परिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पर 0 को मिला दूं तो 0/1 भी लिखा जा सकता है, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गई। ये सारी की सारी P/Q के रूप में आप लिख पा रहे हैं यहाँ पर, है। सारी प्राकृत संख्या को भी P/Q के रूप में लिखा जा रहा, और पूर्ण संख्या को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांक, जो पूर्णांक होती है, तो पूर्णांक जो है जिसको I से या Z से प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी बातें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बिल्कुल दिमाग में भर जाए ये बात, है। सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक में ये तो सब रह गए -1 -2 -3 -4 और डैश डैश डैश, ये भी तो आ जाते हैं, ये भी तो पूर्णांक होते हैं। तो इसके भी तो बटे में 1 1 लिखा जा सकता है। ये भी तो परिमेय संख्या बन गई कि नहीं? हाँ, ये भी परिमेय संख्या बन गई। आई बात समझ में? हाँ, अब सुनिए जरा बात को। अपरिमेय संख्या बिचारी अकेली है, इसके अंतर्गत कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, इसको फिर और विस्तार पूर्वक थोड़ा सा और बताऊंगा मैं एक चार्ट बना के, जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहे, फिर तो कभी भूल ही नहीं सकते। अभी इसके बाद मैं चार्ट बनाने वाला हूँ एक बहुत बढ़िया गोले बनाकर,
और उसके बाद ये मान के चलो कि कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। देखना, अपरिमेय संख्या अगर मान लिया जाए कि मैं सीधे सीधे लिखूं कि 3/5, तो आप क्या चेक करोगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अरे भाई या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। 9/11 ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। वर्गमूल 3/2 या तो वो हो सकती है या तो ये हो सकती है। 3/5 ये कुछ संख्याएं लिखी है मैंने। वर्गमूल 7 ये कुछ संख्याएं लिखी है। इन संख्याओं को ये देखना है कि भैया ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप ये देख लो कि जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, P और Q जो होंगे, P और Q दोनों के दोनों क्या होगे, पूर्णांक होंगे। आई बात समझ में? तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इनको संतुष्ट करना चाहिए। जो इसको संतुष्ट करेगा वो परिमेय संख्या, जो इसको संतुष्ट नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या। देखना आप संतुष्ट करते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है। मतलब ये कंडीशन तो सबकी संतुष्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन, P और Q का मान I होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर है क्या, नहीं है। ये इंटीजर है क्या, हाँ है। ये इंटीजर है क्या, पूर्णांक है क्या, हाँ है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये नहीं है, ये है। ये नहीं है, ये है। तो जहां पर दोनों में बोला आपने कि है, मतलब ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। ये भी है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। ये नहीं है, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या। ये एक जगह नहीं है एक जगह है, तो अपरिमेय संख्या। मतलब ये वाली अपरिमेय संख्या और ये दोनों परिमेय संख्या हो गई। आ गई बात समझ में? हाँ, मतलब आप कोई भी संख्या को परिमेय है या अपरिमेय है ये बता सकते हैं। अब सुनिए जरा, अगर दशमलव रूप हो, इसी का दशमलव रूप हो, मतलब इन संख्याओं का दशमलव रूप, किसका, परिमेय का, और इसका भी दशमलव रूप हो, तो ये गारंटी है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या आएगी ना, वो दशमलव के रूप में कैसी रहेगी, अशांत दशमलव रहेगी। कैसी रहेगी, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अभी मैंने निकाल के भी दिखाया था, है क्या अभी? हाँ, नहीं, वो तो हटा दिया। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या रहेगी ना, वो अशांत दशमलव के रूप में रहेगी। जैसे 3.5707007000 डैश डैश डैश, ऐसा। अशांत मतलब आगे आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, अब ये वाली जो संख्या है ना, वो शांत दशमलव भी हो सकती है और अशांत दशमलव भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, शांत दशमलव भी हो सकती है और अशांत दशमलव भी हो सकती है। अशांत दशमलव दोनों हो सकती है। शांत दशमलव मतलब 3.7, 1.54, 9.825, ऐसी डैश डैश नहीं लगेगा, शांत हो गई भैया, खत्म हो गई। और अशांत दशमलव भी हो सकती है, 3.545454 डैश डैश डैश, हाँ, 2.333333, 1.666666 डैश 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 डैश। ये अशांत दशमलव है, लेकिन पुनरावर्ती हो रही। देखिए 5-4, फिर 5-4 आ गया, फिर 5-4 आ गया, फिर 5-4 आ गया, फिर 5-4 आ गया, फिर 5-4, कभी खत्म नहीं होगा। और ये 3-3-3-3-3-3-3 आते जाएगा, ये 6-6-6-6-6-6 आते जाएगा। तो परिमेय संख्या अगर दशमलव के रूप में रहे, शांत रहेगा, तो आप बोल दोगे परिमेय संख्या है।
अशांत है और पुनरावृत्ति हो रही तो अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? और ऐसा अगर रहेगा, अशांत दशमलव रहेगा और पुनरावृत्ति नहीं हो रही, कहाँ हो रही पुनरावृत्ति? 7 शून्य है, फिर 7 डबल 0 है, फिर 7 ट्रिपल 0 है, पुनरावृत्ति थोड़ी हो रही है। एग्जैक्ट आ रहा क्या? वही का वही, वही का वही नहीं आ रहा ना। तो फिर ये अब कोई भी परिमेय, कोई भी संख्या लिख दो आप, चाहे दशमलव में लिखो, चाहे वर्गमूल में लिखो, चाहे भिन्न के रूप में लिखो, आप खुद बता दोगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बता दोगे ना। तो इस बात को नोट करो, ठीक है। याद रखना कि ये जो होती है अशांत दशमलव होती है और अपुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? अपुनरावृत्ति। और ये क्या होती है? अशांत दशमलव होती है लेकिन पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। वर्ती भी बोल सकते हैं या वृत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अशांत दशमलव रहेगा तो पुनरावृत्ति मतलब ये, और अपुनरावृत्ति रहेगी तो ये। चलिए ठीक है, इतनी बातें नोट कर ली। मतलब अब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप अच्छे से पहचानना चालू कर दिया है। मतलब किसी भी टाइप की कोई संख्या अगर आपके पास आती है, ये नोट कर लेना हटाने से पहले। बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी मेहनत के साथ में बताई थी मैंने आपको, ठीक है। अब काल्पनिक संख्या, अरे बड़ी अजीब सी बात लग रही है यार, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक तो उसको बोलते हैं जिसकी कल्पना की जा सकती है, वास्तव में होती नहीं है वो काल्पनिक संख्या है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक बड़ा सा ताजमहल है। कहाँ पर? मेरे कमरे में, कैमरे के और अपने बीच में एक बड़ा सा ताजमहल है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे है ही नहीं भैया, कल्पना की है। अच्छा हाँ सर मुझे भी दिख रहा है। अरे है ही नहीं, कल्पना की हुई है। तो ऐसा क्यों? इसके साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया गया भाई? काल्पनिक क्यों बोल दिया? एक्चुअल क्या होता है, मेरे पास में कोई वर्गमूल में संख्या है, जैसे 4 लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा कि इसका वर्गमूल कितना होता है, फटाक से बता दोगे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और अगर मान लिया जाए मैंने यहाँ पर 16 लिखा, तो आप बोलोगे कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिद्ध करके देखे क्या? क्यों सिद्ध करके देखे क्या कि 16 का वर्गमूल 4 कैसे होता है? तो कई सारे तरीके हैं इसको सिद्ध करने के। मैं मान लेता हूं कि माना 1 से बराबर से वर्गमूल 16, तो अब मुझे 1 का मान ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग बराबर से 16, ऐसा हो गया। मैं 1 का मान ऐसा क्या रखूं यहां पर कि 16 आ जाए? तो आप बोलोगे कि 4 रख दो सर, 4 रख दो। तो मैंने 1 का मान रखा 4, 1 से बराबर से 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 1 का मान ऋण 4 रखेंगे तो भी 16 आएगा। तो यहां पर 1 का मान क्या होगा? 1 का मान क्या होगा? 4 और ऋण 4, 2 मान आएंगे। एक बहुत बड़ी गलती है जो कि बच्चे करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। और जब भी आप वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो आपके पास में 2 मान आएंगे, ठीक है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों धनात्मक भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन में एक धनात्मक और ऋणात्मक आएगा। ऐसा क्यों? देखिए फिर से और एक बार, जो जब काल्पनिक की बात हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर क्लियर करने वाला कि जो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए फिर से इसको मैं कर देता हूं शिफ्ट इधर। मेरे पास में 2 सिचुएशन है, ठीक है। एक है x बराबर से वर्गमूल 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको हटा ही देता हूं मैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि वर्गमूल 16 का कितना मान होगा, इसका मान कितना होगा। यहां पर समीकरण नहीं है कि बाया पक्ष और दाया पक्ष है। कहने का मतलब 16 का वर्गमूल कितना होता है ये बताना आपको। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, और एक जोड़ी बन गई तो ये जोड़ी बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा, अब यहां पर मैं ये क्या समीकरण है, तो समीकरण को हल करते हैं हम यहां पर। तो देखिए
एक्स दोनों पक्षों का क्या कर देता हूं मैं, वर्ग कर देता हूं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर से 4 का वर्ग, हाँ लिख सकता हूं। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 4 स्क्वायर इधर आ गया। आपको एक फार्मूला मालूम है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस 4 और एक्स प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। और ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर से 4, और ये धन 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आया, यहाँ पर प्लस माइनस 4 आया। ये बताना जरूरी इसलिए था, क्यों, क्योंकि एक कन्फ्यूजन रहता है कि भैया यहाँ पर भी बच्चे वर्गमूल जब निकालते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लिखना चालू कर देते हैं। याद रखना इसका वर्गमूल 4 आएगा, इसका -4 नहीं आएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। और जबकि जब समीकरण को हल करेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आएगा। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहां पर आप एक्स का मान रख के देखिए ना, ये दोनों के लिए संतुष्ट कर रहा है। एक्स का मान अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 चौक 16, हाँ, और ऋण 4 रखूंगा तो ऋण 4 का वर्ग कितना होता है, ये भी 16 ही होता है, ऋण का वर्ग धन और 4 का वर्ग 16। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में बच्चे गड़बड़ करते हैं कि जब समीकरण दिया रहेगा बाया पक्ष दाया पक्ष, एक्स बराबर से वर्गमूल 16 रहेगा तो एक्स का मान प्लस माइनस 4, और वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो केवल एक ही मान आएगा, फिर 2 मान नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काल्पनिक संख्या की। याद रहे कि अभी अभी मैंने किया कि वर्गमूल 4 का वर्गमूल अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 सभी को मालूम है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि -4 का वर्गमूल कितना आएगा तो आप बोलोगे कि सर पता नहीं, या कुछ बच्चे -4 लिख देंगे, -2 लिख देंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत है। कैसे गलत है, -2 क्यों नहीं आएगा भाई, मैं दोनों पक्षों का अगर वर्ग करता हूं, देखना दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं, अभी दोनों बराबर, अगर ये सही होगा तो बराबर आ जाना चाहिए। दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो इधर से वर्गमूल हट गया, और इधर वर्ग करूंगा तो यहां लिख देता हूं मैं ऐसा, -4 का वर्ग बराबर से -2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल हट गया तो क्या हो गया, -4 इज इक्वल टू, माइनस का वर्ग किया तो क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है। दूसरे तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम इसको कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है। देखिए एक्स बराबर से मैं मान लेता हूं कि वर्गमूल ऋण 4, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग बराबर से वर्गमूल हट जाएगा तो -4। मुझे एक बात बताओ कि दुनिया की कोई भी संख्या इसमें रखो, आप कुछ भी रख दो, आप एक्स का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा क्या, नहीं। एक्स का मान -2 रखेंगे तो -4 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो रहा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 आएगा भाई, -4 थोड़ी आएगा। तो कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लिया जाए, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लिया जाए तो कभी भी आपको वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो फिर भाई इसको हल कैसे किया जाए, तो हल करने के लिए ही हमें काल्पनिक संख्या की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। कैसी, देखिए, अरे भाई ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं किया जा सकता तो ऋणात्मक का चक्कर ही खत्म कर दो ना। इसको ऐसा तो लिख सकते हैं आप, हाँ लिख सकते ना, तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित वर्गमूल 4, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा। हमें ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते नहीं आ रहा था, लेकिन धनात्मक संख्या का तो वर्गमूल निकालते आता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, और यहां पर क्या आ गया, वर्गमूल ऋण 1। अब वर्गमूल तो निकाल दिया हमने किधर भी जुगाड़ लगा के, लेकिन ये चीज परेशान कर रही है हमें, ये चीज परेशान कर रही है, ये चीज परेशान कर रही है, इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए। तो इसके लिए एक चिन्ह बनाया गया, भैया जब भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेंगे तो ये समस्या तो हमेशा ही आएगी, जो कि ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो फिर इसको क्या किया कि 2 लिख दिया, और जो वर्गमूल
के अंदर ऋणात्मक -1 है तो इसका एक चिन्ह बना दिया, बार बार इतना कौन लिखे, तो ये क्या बोल दिया, आयोटा बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, आयोटा। और आयोटा से ही इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर बोला जाता, इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या। मतलब हमने ये देख लिया था कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं हो सकता, और जब वास्तविक मान नहीं हो सकता तो ये तो बात पता चल गई थी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, काल्पनिक संख्या रखी। तो आप बोलोगे कि सर आयोटा ही क्यों रखा, अरे आई है, ग्रीक वर्ड है ये, और अल्फाबेट का भी आई बोल सकते हैं आप। ये एक्चुअल क्या है, ग्रीक वर्ड है आई, और इसको बोला जाता आयोटा। आयोटा ग्रीक वर्ड है आयोटा। तो आयोटा ही क्यों रखा, तो मैथमेटिशियन ने रखा है तो सब पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया आयोटा के नाम से जानती है, तो हमें भी आयोटा के नाम से जानना पड़ेगा। अरे कुछ ना कुछ तो सिंबल, ये तो एक चिन्ह है एक प्रकार का। अब आप ये नहीं बोल सकते कि उसका नाम आयोटा ही क्यों रखा, आई ही क्यों रखा, जे क्यों नहीं रखा, के क्यों नहीं रखा। अरे जो मैथमेटिशियन ने उनने रख दिया, आपका नाम रवि है तो रवि है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपका नाम राम क्यों नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है, पिताजी ने रखा है ना, तो मैथ्स के पिताजी ने रखा है नाम, तो अपन उसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ऊपर चलते अपन, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या दो प्रकार की होती है। तो सम्मिश्र को देख के ऐसा लग रहा कि कुछ मिश्रण है, मिक्स है। तो सम्मिश्र संख्या, जैसे मैंने अगर लिख दिया कि 3 आयोटा, तो ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। अगर मैंने यहां पर प्लस माइनस कुछ करके यहां पर 5 लिख दिया, या 5 लिख दिया, इतनी संख्या, ये वाली संख्या देखिए आप, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और जिसके साथ में आयोटा लगा है, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। 3 आयोटा क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। आई बात समझ में। ये वास्तविक संख्या है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। और दोनों को जोड़ के या घटा के, दोनों को अगर एक साथ में लिखा जाए तो इसको बोला जाता सम्मिश्र संख्या। आई बात समझ में, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या है ना। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि जब ये सम्मिश्र संख्या है तो इन संख्याओं में तो कहीं पर आयोटा लगा ही नहीं है, तो सम्मिश्र संख्या के अंदर वास्तविक संख्या कैसी आई, अजीब सी बात लग रही होगी। तो जब देखिए 5 धन ऋण 0 आयोटा, ये पूरी कंप्लीट क्या हो गई, सम्मिश्र संख्या हो गई, जिसका काल्पनिक भाग क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो मैं काल्पनिक भाग को अगर हटा देता हूं, काल्पनिक भाग अगर 0 है तो आपके पास क्या बचा, 5। तो ये वास्तविक संख्या ही तो बची फिर आपके पास। तो जब सुनिए, जब सम्मिश्र संख्या, जब काल्पनिक भाग 0 हो जाता है तो वो संख्या इस कैटेगरी में आ जाती है। अरे ये वाला 0 हो गया तो यही तो बचा, वास्तविक ही तो भाग बचा, इस कैटेगरी में आ जाती है। और जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो गया, वास्तविक भाग खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास, काल्पनिक, तो फिर इस कैटेगरी में आ जाती है। कितना मजेदार काम है यार, हाँ। और दोनों 0 ना हो तो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो इसीलिए सम्मिश्र संख्या ऐसे 2 कैटेगरी में होती है। अब मैं बहुत ही, ये वाली बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, और मेरे ख्याल से इस वीडियो को थोड़ा सा, जहाँ से मैंने काल्पनिक संख्या पढ़ाया है उसको आप थोड़ा सा रिवर्स करके और एक बार देख लो तो और मज़ा आ जाएगा, मतलब है ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो हैं। हाँ, आप सुन लो जरा ध्यान से,
अब मैं इस पूरे कहानी को हाँ, अब हमने अभी तक कहानी ये पढ़ी है कि भैया एक तो होता है क्या प्राकृत संख्या, हाँ, और फिर उसके बाद में होती है प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद में होती है पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक, हाँ, और पूर्णांक के बाद में क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है भैया। क्या होती है? परिमेय संख्या। इसके अतिरिक्त भी और एक संख्या होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सब मिला के क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। ये बात समझ में आई क्या? वास्तविक संख्या, ठीक है। और एक होती है काल्पनिक संख्या, चलो इसको भी बना देता हूं मैं। एक होती है काल्पनिक संख्या, ये, और काल्पनिक संख्या और ये सबको मिला के बन जाती है ये क्या? एक काम करता हूं मैं, ये काल्पनिक वाला मामला अभी खत्म कर देते हैं, बाद में फिर ये कंप्लीट होने के बाद इतना जबरन कंफ्यूजन होगा, क्या मतलब है। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो आप, हैं, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, और इस स्ट्रक्चर को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो ये मान के चलो कि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, हर चैप्टर में वो घुसा हुआ है, ठीक है। संख्या पद्धति हर चैप्टर में घुसी हुई है। तो बच्चे जो बोलते हैं ना कि सर गणित कठिन है, गणित कठिन है, गणित कठिन नहीं है, आपने उसको सिस्टम से नहीं पढ़ा है। सिस्टम से अगर पढ़ोगे तो आसान है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको प्राकृत संख्या इसको मान लेता हूँ। क्या है? प्राकृत संख्या। ये n है, ये है पूर्ण संख्या, ये है पूर्णांक, और ये है परिमेय संख्या q, और इसको t से प्रदर्शित करते ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिख भी देता हूँ मैं छोटा छोटा, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? पूर्णांक है। और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये क्या है? प्राकृत संख्या है। और ये पूरा सब मिला के वास्तविक संख्या है। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर मैं हूं, मेरा नाम महादेव है, मैं हूं, है? और मैं रहता हूं कहां पर? सावंगी में। कौन सा? एक मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है सावंगी। सावंगी एक छोटा सा गांव है। और ये वाला जो गांव है ना, ये जो गांव है, मेरा गांव है, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? बैतूल। बैतूल जिला है, बैतूल जिले के अंतर्गत आता है ये गांव। और जो मेरा जिला है ना, वो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मध्य प्रदेश में आता है। और ये जो मध्य प्रदेश कहाँ पर है? ये भारत में आता है। और भारत कहाँ पर है? विश्व में है। ये कहाँ पर है? विश्व में है। अच्छा, मैं सावंगी में रहता हूँ, मेरा गांव बैतूल ज़िले में है, और मेरा ज़िला जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जो पूरा मध्य प्रदेश है वो भारत में है, और पूरा भारत जो है वो कहाँ पर है? विश्व में है। एक छोटा सा बेचारा और एक देश है, बेचारा है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है ही वो बेचारा, ठीक है ना, बेचारा है, वो मजबूर है ऐसा। सेम स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना इसके जैसा? ये मेरा गांव है, मेरा गांव बैतूल जिले में रहता है, और मेरा बैतूल जिला जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश भारत में है, भारत विश्व में है, और एक बेचारा पाकिस्तान अलग से लगा है। मुझे एक बात बताओ कि क्या मेरे गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति, क्या मेरे गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति क्या बैतूल जिले में रहता है क्या? हाँ, रहता है। मतलब मेरे गांव में रहने वाला हर व्यक्ति बैतूल जिले में रहता है क्या? हाँ, रहता है। लेकिन क्या बैतूल जिले में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे गांव में रहता है क्या? नहीं रहता है।
मतलब मेरे गांव के सभी लोग बैतूल में रहते हैं, लेकिन बैतूल के सभी लोग गांव में नहीं रहते। यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अच्छा, मेरे गांव में रहने वाला हर व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरे गांव में नहीं रहता है। रहता है क्या? मध्य प्रदेश तो बहुत सारे गांव है भैया उसमें, तो मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति मेरे गांव में नहीं रहता है। सेम, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसा भी बैतूल में रहने वाला हर व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति बैतूल जिले में नहीं रहता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा, मेरे गांव में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन भारत में रहने वाला हर व्यक्ति न तो मेरे गांव में रहता है, न तो बैतूल में रहता है, न तो मध्य प्रदेश में रहता है। लेकिन बैतूल में रहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश में भी रहता है, बैतूल में रहने वाला व्यक्ति भारत में भी रहता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक भी है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय भी संख्या है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय भी है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं है, सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। मेरे गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं रहता, और पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे गांव में नहीं रहता है। बैतूल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं रहता, पाकिस्तान वाला व्यक्ति कोई भी बैतूल में नहीं रहता, मध्य प्रदेश वाला व्यक्ति कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहता है, और सभी पाकिस्तान वाले कोई भी पाकिस्तान वाला मध्य प्रदेश में नहीं रहता है। कोई भी प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, और कोई भी अपरिमेय संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती, पूर्णांक भी नहीं हो सकती है, और परिमेय भी नहीं हो सकती, और ये भी ये नहीं हो सकती। ये तो अलग थलग है, अलग अलग फीका हुआ है पाकिस्तान, अलग बिल्कुल है। लेकिन मेरे गांव में रहने वाला, बैतूल जिले में रहने वाला, मध्य प्रदेश में रहने वाला, भारत में रहने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला, सभी लोग विश्व में रहते हैं। सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, और ये क्या था भाई, ये वास्तविक संख्या है। सभी की सभी ये वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। आई बात समझ? अंदर रहने वाला सभी लोग बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर रहने वाले सभी लोग अंदर नहीं रहते हैं। तो मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से आज की इस क्लास में, है ना। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया, है पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। आप ऐसा स्ट्रक्चर, अपने गांव का नाम लिख देना, यहाँ पर एक ज़िले का नाम लिख देना, यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिख देना। भारत में तो सभी लोग रहते ही है, हाँ, या विश्व और या पाकिस्तान, ऐसा करके याद रखने का तरीका है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगला भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया। अभाज्य संख्या क्या होती है, संयोजित संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सयुग्म, और ये वो सब है। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी दुनिया की कोई संख्या है तो उसका प्राइम नंबर है या नहीं है, उसका टेस्ट है। सम संख्या, विषम संख्या, और भी कुछ संख्या है। तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तैयार रहना बिल्कुल अगली क्लास के लिए, है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद जब आया है तो आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है सब पर आपने शेयर भी कर दिया होगा, किया ही होगा, है। नहीं किया होगा तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या है। तो अगर मज़ा आ रहा तो आप कर दीजिए ना, अपने सोशल मीडिया हैंडल जितने भी है सब पर शेयर कर दीजिए, सभी को बताइए। ऑडियंस आएगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह के साथ में हम पढ़ेंगे, वैसे भी पढ़ ही रहे उत्साह के साथ में, और उत्साह बढ़ाएगी इसमें, है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।